हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे ब्लड में से, जो ब्लड कोगुलेशन हम कहते हैं या ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, जो उसका काफ़ी इम्पॉर्टेंट महत्व हमारे जीवन शैली के अंदर है। तो सबसे पहले जैसे एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ कोगुलेशन या व्हाट इज़ ब्लड क्लॉटिंग, और डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। तो ये एक क्वेश्चन अक्सर आता है, चाहे फुल क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन। दूसरी चीज़, एक और टर्म है हीमोस्टेसिस। तो हमें एक डिफरेंस पता होना चाहिए बिटवीन हीमोस्टेसिस एंड ब्लड कोगुलेशन। लेकिन अब हीमोस्टेसिस की बात करें या ब्लड कोगुलेशन की बात करें, सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा क्लॉटिंग फैक्टर्स का। क्लॉटिंग फैक्टर्स की बदौलत ही ब्लड कोगुलेशन हो सकती है। और ये ब्लड कोगुलेशन फैक्टर्स या क्लॉटिंग फैक्टर्स 13 है, 13 है। और इनमें अब खास बात यह है कि ये 1 2 3 4 के हिसाब से नहीं लिखते हैं, ये रोमन्स में लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह ये लिखे जाते हैं। तो ये क्लॉटिंग फैक्टर्स काफ़ी जो है ज़्यादातर अपने लिवर में ही बनते हैं। जैसे क्लॉटिंग नंबर फैक्टर फाइब्रिनोजेन हो गया, दूसरा प्रोथ्रोम्बिन हुआ, तीसरा टिश्यू फैक्टर हुआ या थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर हुआ, चौथा कैल्शियम हुआ, पांचवा प्रो एसिलिन हुआ, छठा प्रो कन्वर्टिन। वैसे सिक्स्थ को मिसिंग मान के चलते हैं। सेवन्थ इज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, आठवां है एंटी हीमोफिलिक बी फैक्टर, और नाइन्थ है क्रिसमस फैक्टर, टेंथ इज सुचवाट फैक्टर, 11th इज प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटिस्टन, और 12th इज हेगमैन फैक्टर, और 13 इज फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। सबसे पहले इनका एक बार मेमोराइज करना या समझना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट के लिए, ये 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स। उसके बाद हम थोड़ा सा संक्षेप में जान जाएंगे आखिर कोगुलेशन की डेफिनेशन, परिभाषा क्या है। सबसे पहले, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब ब्लड ब्लीडिंग हो जाती है, जब हमारा कोई भी टिश्यू इंजर होता है, उंगली कोई से भी जगह, तो वहाँ पर जो होता है एंडोथीलियल सेल्स के नीचे कोलेजन होता है, तो वो सारा एक्सपोज हो जाता है और ब्लड निकलता है, जिसको हम कहते हैं ब्लीडिंग। ये ब्लीडिंग के बाद कुछ देर बाद ये रुक जाती है और उसमें एक पलक जैसा बनता है, काले रंग का या ब्राउन रंग का क्लॉट, और कुछ दिन बाद हम इसको खरोंच भी पा लेते हैं। उसी प्रोसेस को हम कहते हैं कोगुलेशन, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। और इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स का अहम रोल है, ब्लड प्लेटलेट्स का रोल है, एंड फाइब्रिन एक पार्टिसिपेट करता है इस प्रोसेस के अंदर। तो शुरू कब हो जाती है ये चीज़, जब हमारी टिश्यू इंजरी हो गई। टिश्यू इंजरी ही एक तरह का क्लिक लग जाता है, एक ट्रिगरिंग फैक्टर हो जाता है क्लॉट बनने के लिए। और इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स का भी एक अहम रोल है, क्लॉट्स काफ़ी स्टेबल बन जाए। अब रही हीमोस्टेसिस की बात। हीमोस्टेसिस क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टॉपिंग ब्लीडिंग, वो चाहे किसी भी तरह से हो। तो बात शुरू हो जाती है हमारी ब्लड वेसल इंजरी से, लेकिन वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए, उसमें एक तरह का प्लग सा लग जाए, उसमें एक हॉल्ट सा लग जाए, स्टॉप हो जाए। हीमो का मतलब ही है ब्लड, स्टेस का मतलब ही है हॉल्ट होना, स्टॉप होना, कोई ब्रेक लगना, दैट इज हीमोस्टेसिस। और हम संक्षेप में कह सकते हैं हीमोस्टेसिस क्या है? ओवरऑल प्रोसेस है which maintains blood in फ्लूइड स्टेट, विच मेंटेन्स ब्लड फ्लूइड। एक तो उसको ब्लीडिंग बंद करनी है, और ब्लड वेसल के अंदर जो ये ब्लड है उसको फ्लूइड स्टेट में ही रखना है, फ्लूइड लाइक ही रखना है, एंड प्रिवेंटिंग एक्सेसिव ब्लीडिंग। वही ब्लीडिंग से ही इसका संबंध है। अब इसमें कुछ क्रियाएं होंगी, कुछ मैकेनिज्म, जैसे वेसो कंस्ट्रक्शन, मतलब ब्लड वेसल का बीच में सुकड़ जाना, दैट इज वेसो कंस्ट्रक्शन। और प्लेटलेट का एग्रीगेशन, प्लेटलेट आपस में उनका जमावाड़ा हो जाए, और प्लेटलेट एग्रीगेशन के साथ एडहीजन, एक प्लेटलेट के साथ सभी प्लेटलेट्स चिपक जाए, और उसके बाद ही कोगुलेशन इसमें आ जाती है। तो वही स्टार्टिंग का क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, डिस्कस द मैकेनिज्म ब्लड क्लॉटिंग, और ये मैंने परिभाषा बता दी। अब रही बात हीमोस्टेसिस की, जो हमने अभी भी मैकेनिज्म्स बता दी। एक तो वेस्कुलर स्पाज्म, दूसरा प्लेटलेट एग्रीगेशन, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, और ब्लड कोगुलेशन।
अब रही बात वेस्कुलर स्पाज्म। स्पाज्म का मतलब है हमारे ब्लड वेसल के बीच में कई जगह ये सिकुड़ जाएगा। इससे क्या होगा, इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम डैमेज ब्लड वेसल। जैसे चोटिल हो गई कोई भी जगह, उंगली कहीं किसी भी जगह पर ब्लड वेसल, ब्लड तो निकल रहा है, इसमें ब्लड वेसल को हम किसी तरह से सिकुड़ने दें, तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए उसका जो डायमीटर है, तो ब्लड बाहर कम से कम आ जाए। तो उसमें क्या है रीजन, एक तो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, और कुछ वेसो कंस्ट्रक्टर्स वो सब्सटेंसेस हैं जो हमारे ब्लड वेसल्स को सिकुड़ने में, थोड़ा सा वॉल्यूम डायमीटर कम करने में हेल्प करे। सीरोटोनिन एक सब्सटेंस है, TX2 एक सब्सटेंस है जो ब्लड प्लेटलेट्स में निकलता है। ये तभी निकल पाता है जो ब्लड प्लेटलेट्स आपस में एक दूसरे के चिपक जाती है, एडहेयर उसको कहते हैं। प्लेटलेट प्लग यहाँ बन जाता है, ये एक डायनेमिक प्रोसेस है। प्लेटलेट सबसे पहले ये जमावाड़ा एग्रीगेशन होता है, एक दूसरे के ऊपर चिपक जाती है, एडहेयर हो जाती है, और साथ में तभी ये एक्टिवेट यानी कि हरकत में आ जाती है। अब प्लेटलेट्स का एडहेजन जो है, एक साथ दूसरे चिपक जाना, डैमेज ब्लड वेसल्स, प्लेटलेट्स गेट्स एक्सपोज टू कोलेजन एंड वॉन विलवार्ड फैक्टर इन द वॉल ऑफ प्लेटलेट रिसेप्टर। जो मैंने शुरू में बता दिया, जब ब्लड वेसल डैमेज हुआ, एंडोथेलियल सेल्स डैमेज हुई, कोलेजन एक्सपोज हुआ, उसी समय जमावाड़ा हो जाता है प्लेटलेट्स का, नियर बाय प्लेटलेट्स भी आ जाती हैं और वहां पर एक कोशिश कर लेती है टेम्पररी प्लग सा बनाने की। तो प्लेटलेट्स जो एक्टिवेट हो जाते हैं वो रिलीज करते हैं एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, और थ्रोम्बोक्सिन A2, TXA2। तो ये क्या हेल्प करते हैं, ये दो केमिकल सब्सटेंस आगे की जो आसपास की प्लेटलेट्स के उनको भी निमंत्रण देते हैं, और एक्यूमुलेट हो जाते हैं, खूब जमावाड़ा हो जाता है, एडहेयर हो जाते हैं, ताकि ये प्लग जो है थोड़ा सा मजबूत हो जाए। और अब रही बात कोगुलेशन की, तो संक्षेप में मैं यही कहूंगा, ये कंफ्यूजिंग, कंट्रोवर्शियल और कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन है, और इसमें 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का लागू होना, प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट होना इनटू थ्रोम्बिन, और फाइब्रिनोजेन को कन्वर्ट हो जाना इनटू ये इनसॉल्युबल स्टेबल फाइब्रिन। ये 3 क्रियाएं इसमें होती है, 3 स्टेजेस, 3 स्टेप्स में। फिर से रिपीट करता हूं, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का बनना, प्रोथ्रोम्बिनेज का बनना, और प्रोथ्रोम्बिन को चेंज करना इनटू थ्रोम्बिन, और फाइब्रिनोजेन भी चेंज हो जाता है इनटू फाइब्रिन। फाइब्रिन ही आगे जाके क्लॉट बना लेता है, बिल्कुल एक जाल जैसी चीज बना देता है, मैश लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें प्लेटलेट्स खुद ही कैद हो जाती है, और हमारा क्लॉट परमानेंट और स्टेबल बन। अब हम डायग्राम में देखेंगे, ये हमारा ब्लड वेसल्स है, ये डैमेज हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर देखो आप डैमेज वेसल हुआ है ब्लड इंजरी की वजह से, और उसके बाद प्लेटलेट्स आपस में इकट्ठी हुई हैं, एक्यूमुलेट हुई है, एडहेयर हुई है, और साथ साथ एक्टिवेट हुई है, एडीपी निकला है। उसके बाद एक ब्लड क्लॉट बन जाए, कोगुलेशन की प्रोसेस शुरू हुई है। फाइब्रिन यहाँ पर एक बिल्कुल जाल जैसा स्ट्रक्चर बना देता है, इसमें ये प्लेटलेट्स इकट्ठी हुई हैं और ये क्लॉट बन जाता है। अब कोगुलेशन में 3 अहम जो है पाथवेज हैं। एक तो है इंट्रिंसिक पाथवे, दूसरी है एक्सट्रिंसिक पाथवे, और तीसरी है कॉमन पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे हो गया, ये ब्लड की एक इंटरनल प्रॉपर्टी है। जैसे कि साइंटिस्ट ने पहले देखा था, ब्लड को वो डालते थे किसी ट्यूब के अंदर, ब्लड क्लॉट हो जाता था, फिर ट्यूब को बार बार साफ करते थे, लेकिन तब भी ये क्लॉट होता था। तो ये कंक्लूजन निकला कि ये इंट्रिंसिक ब्लड की कोई अंदरूनी प्रॉपर्टी, शक्ति है, जिसकी वजह से ये क्लॉट बन जाता है, ये ब्लड कोगुलेट हो जाता है। तो दैट इज इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे कोगुलेशन की एक तो लंबी है, लॉन्ग प्रोसेस है, नंबर 2 थोड़ा कंफ्यूजिंग भी, इतना इजीली ये पकड़ में नहीं आता है। अब रही बात एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक का मतलब हुआ ब्लड वेसल के बाहर, इंट्रिंसिक हुआ ब्लड वेसल के अंदर। इसमें कुछ टिश्यू फैक्टर्स ही काम आ जाते हैं, ये टिश्यूज के माध्यम से हो जाता है, तभी हमने कहा एक्सट्रिंसिक। और ये शॉर्ट प्रोसेस है, और बिल्कुल थोड़ा सा इजीली समझ में आती है। अब इंट्रिंसिक पाथवे हो या एक्सट्रिंसिक पाथवे हो, ये कुल मिला के एक जगह रुक जाती हैं, ये बनाती है, ये आपने जो देखना फैक्टर नंबर 10। तो फैक्टर नंबर 10 को ये जन्म देती है।
इंट्रिंसिक पाथवे से भी बन गया फैक्टर नंबर 10 इंडिपेंडेंटली, और एक्सट्रिंसिक पाथवे से भी बन गया फैक्टर नंबर 10। तो यहां से शुरू हो जाता है कॉमन पाथवे। तो फैक्टर नंबर 10 आगे जाते हैं आप लिखते हो एक्स, ए देख रहे हो, ए मींस एक्टिवेटेड, इसको एक्टिवेट किया जाता है। एक्टिवेट करने के बाद ही ये कॉमन पाथवे में एंटर हो जाता है। तो सिंपल सी संक्षेप में देखें, सबसे पहले ब्लड वेसल हमारा डैमेज हुआ, एंडोथेलियल सेल्स डैमेज हुई, कोलेजन आ गया। तो उसके बाद फैक्टर नंबर 12 है, फैक्टर नंबर 12 एक्टिवेट हो जाता है। इस कोगुलेशन में क्या है, एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को एक्टिवेट कर लेता है। सबसे पहले फैक्टर नंबर 12 एक्टिवेट हुआ, हमारा ये छोटा ए जो है ये एक्टिवेट हुआ। फैक्टर नंबर 12 ने एक्टिवेट किया फैक्टर नंबर 11 को, एक्ट किया तो फैक्टर नंबर 11 एक्टिवेट हुआ। उसने धक्का दे दिया फैक्टर नंबर 9 को, तो फैक्टर नंबर 9 एक्टिवेट हुआ। और साथ साथ कुछ कोगुलेशन फैक्टर्स, फैक्टर 8 है, फॉस्फोलिपिड्स है, कैल्शियम है, इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो हमारा यहाँ पर बन जाता है, एक्टिवेट हो जाता है फैक्टर 10 से लेके एक्टिवेटेड फैक्टर 10। तो एक्सट्रिंसिक पाथ में भी आप देख रहे हो, तो टिश्यू फैक्टर आगे जाके कन्वर्ट कर लेता है फैक्टर 7 एक्टिवेट करके, और उसके बाद ये बना देता है, एक्टिवेट करते हैं फैक्टर 10 को। ये हुआ एक्टिवेटेड फैक्टर 10। तो ये एक्टिवेटेड फैक्टर 10 यहाँ अब शुरू हो गई कॉमन पाथवे। इसमें फॉस्फोलिपिड्स फैक्टर 5 काम आता है, कैल्शियम काम आता है। तो प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट हो जाता है इनटू थ्रोम्बिन, और थ्रोम्बिन से आगे जाके नेक्स्ट रिएक्शन हो जाती है। और दूसरा सब्सटेंस है फाइब्रिनोजन, ये भी हमारा पहला कोगुलेशन फैक्टर है। तो थ्रोम्बिन की हेल्प से ये चेंज हो जाता है इनटू थ्रोम्बिन, फाइब्रिन सॉरी। फाइब्रिन पहले सॉल्युबल होता है, उसके बाद ये बिल्कुल बन जाता है इनसॉल्युबल, ताकि ये क्लॉट फॉर्मेशन हो जाए। ये आप देख सकते हैं। फैक्टर 12 कौन सा हमने स्टार्टिंग में, हेजमैन फैक्टर। फैक्टर 11 कौन सा देखा हमने, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। फैक्टर 9 इज क्रिसमस फैक्टर। फैक्टर 7 इज स्टेबल फैक्टर। फैक्टर 13 इज फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। और कैल्शियम का बड़ा योगदान है इसमें। और टीएफ का मतलब है यहां पर टिश्यू फैक्टर। इसको फर्दर अगर आप थोड़ा सा देखना चाहते हैं, तो ये एक इंट्रिंसिक पाथवे है, एक्सट्रिंसिक पाथवे है। कुल मिला के वही है कि फैक्टर 10 को एक्टिवेट होके एक्स ए जो हमने लिखा है, और एक्सट्रिंसिक पाथवे से टिश्यू फैक्टर इन्वॉल्व होके यही एक्टिवेटेड फैक्टर 10 बन जाता है। आगे जाके ये इन्वॉल्व हो जाता है इनटू कॉमन पाथवे। प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट हो जाता है थ्रोम्बिन में, और फाइब्रिनोजन थ्रोम्बिन की हेल्प से कन्वर्ट हो जाता है इनटू फाइब्रिन, तो फैक्टर 13। तो आगे जाके इसको भी एक्टिवेट किया जाता है, तो ये बन जाता है बिल्कुल इनसॉल्युबल मैश लाइक स्ट्रक्चर क्रॉस लिंकिंग फाइब्रिन की, यही जाके क्लॉट बना देता है। तो कोगुलेशन को हम एक कैस्केड, एक सीरीज ऑफ स्टेप्स, सीरीज ऑफ रिएक्शंस मान के चलते हैं, जो स्टार्ट हो जाता है इंजुरी से, और ईच स्टेप एक्टिवेट्स द नेक्स्ट। ये थोड़ा सा आपको नोट्स में आंसर लिखते टाइम लिखते हैं, ईच स्टेप एक्टिवेट्स द नेक्स्ट। एक स्टेप दूसरे को एक्टिवेट करता है, कब तक, जब तक कि क्लॉट ना बने, जब तक ब्लीडिंग स्टार्ट ना हो। और दो फेजेस के, प्राइमरी हीमोस्टैसिस जो एक अनस्टेबल प्लग बना देता है एट द साइट ऑफ इंजरी, फिर कोगुलेशन स्टार्ट हो गई, तो ये जो प्लग है कुछ परमानेंट होता है, और इसमें कोगुलेशन फैक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट है। ये जो कोगुलेशन फैक्टर हमने बार बार देखा, ये एक्टिवेट हो रहे हैं, एक्टिवेट हो रहे हैं, ये इनएक्टिव होते हैं, इनको जाइमोजेंस कहते हैं। तो इनको एक्टिवेट करने के लिए आपको इस तरह के ये कुछ कैटलिस्ट लगते हैं। तो एक फैक्टर दूसरे को कैटलाइज करता है, यहाँ कैटलिसिस का भी इस तरह का काम हो रहा है। और एक्सट्रिंसिक पाथवे में रिपीट करूं, आउटसाइड द ब्लड वेसल, इंट्रिंसिक पाथवे इनसाइड द ब्लड वेसल, ये ब्लड की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। और कोगुलेशन वापस रिपीटिशन, एक्सट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे एंड कॉमन पाथवे। तो नॉर्मली आदमी का कोगुलेशन टाइम 2 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट, 6 मिनट हो सकता है। अगर उससे ज़्यादा हो फिर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे हीमोफीलिया। उसमें कोगुलेशन फैक्टर जो आपने कहा एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, उसकी कमी रहती है, उसमें ज़बरदस्त खतरनाक ब्लड डिजीज हीमोफीलिया
हो जाता है। थैंक यू।